नमस्कार, मैं सुशील पाठक आज आपको कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ 4 का अध्ययन कराऊंगा। पाठ 4 हमारा क्या है? पाठ 4 है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा और आपके साथ चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस पाठ के अंतर्गत जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, सबसे पहले हमारा पदार्थ है कि पदार्थ क्या है। उसके बाद पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जल में घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, और चुंबक के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पदार्थ सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1 पे कि हमारा पदार्थ क्या है। देखिए, हम डेली यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मेरे हाथ में ये क्या लगा हुआ है, ठीक, ये एक मार्कर लगा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए। हम कॉलेज जाते हैं, क्या यूज़ करते हैं? घर पे भी जब हम पढ़ते हैं, कॉपी है, पेंसिल्स है, बैग है, अदरवाइज़ और भी हम घर में कई सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं। टेबल है, मेज़ है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें यूज करते हैं। तो पदार्थ जो होता है, सपोज़ करिए अभी हमने क्या किया, एक कोई टुकड़ा उठा लिया, इसका भी हम यूज़ करना है। ये मान लीजिए एक हमने कोई किताब ले ली, ठीक, कोई टुकड़ा ले लिया, इसका हम यूज़ कर रहे हैं घर में, ठीक। और यह हम जानते हैं, जब ये टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है तो इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थान भी घेरा है, और जो चीज़ स्थान घेरेगी उसमें कुछ ना कुछ वजन अर्थात कुछ ना कुछ भार भी होगा, ये निश्चित है। कोई भी चीज़ है, अभी मान लीजिए पेन है, अभी पेन मैंने यहाँ पर रखा तो इसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा, और स्थान घेरने के बाद हमने इसमें देखा कि अब इसने स्थान घेरा तो कोई भी वस्तु को जब वो स्थान घेरे तो उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। बिना भार की वस्तु स्थान नहीं घेर सकती। कुछ ना कुछ भार, कितना भी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, परंतु कुछ ना कुछ भार उसमें जरूर होगा। तो हम अगर पदार्थ की डेफिनेशन के तौर पे बोलेंगे, चाहे हम घर में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, किताब है, टेबल है, मेज़ है, यहाँ तक कि जो हमारे पात्र हैं, जिसे हम घर में बर्तन भी बोलते हैं, ठीक, जो हमें घर में यूज़ करते हैं बर्तन, चाहे वो भोजन के लिए अदरवाइज और किसी चीज़ के लिए, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे पदार्थ हैं, और सब में वजन होता है और सभी स्थान घेरते हैं। अगर कहीं पर हम टेबल रख दें तो टेबल वो स्थान जरूर घेरेगी, टेबल में वजन भी भार भी होगा। तो अगर हम सही तौर पर बोलें तो हम इसे पूर्ण अर्थ के रूप में कह सकते हैं कि पदार्थ, ठीक, कि वे सभी वस्तुएं जिनका यूज़ हम घर में और जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है पदार्थ कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं वो पदार्थ हमारी कहलाती हैं। अब जब से सबसे पहले मैंने आपको इसके में देखा, अब इसमें क्या है? अब इसमें हमारा नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था? पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, यदि हम पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर यदि हम देखें तो पदार्थ जो है यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हमारा ठोस है, नंबर 2 द्रव है, और नंबर 3 गैस। अब सबसे पहले इसमें आता है कि ठोस। ये जो है ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, तीनों का नाम। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो सॉलिड है, ठोस है, वो भौतिक आधार पर गया। भौतिक का मतलब होता है जो भारी चीज़। यहाँ पर एक चीज़ आई भौतिक, तो भौतिक क्या चीज़ है? देखिए बच्चों, भौतिक जो होती है हमारी, भौतिक ऐसी चीज़ है जिसको हम सामने देखते हैं। जैसे हम किसी इंसान को देखकर बताते हैं कि ये कोई वस्तु हमने ली, उस हमने देखा कि वस्तु छोटी है, बड़ी है, साफ है, गंदी है, कैसी है, ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ है भौतिक। भौतिक वो होता है जो हम देखकर, किसी चीज़ को हम उसके बारे में देखकर वर्णन करते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण क्या है? भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे?
तो ठोस भौतिक का मतलब होता है जिसे हम देखकर किसी चीज का जो हम वर्गीकरण करते हैं, उसका जो हम वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा भौतिक वर्गीकरण कहता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस क्या होता है? अभी मान लीजिए हम घर में एक टेबल यूज कर रहे हैं, मेज यूज कर रहे हैं, आपने मेज यूज की, ठीक। अभी मान लीजिए मेज यूज की आपने, हमने मान लीजिए ये मेज यूज की। अब मेज यूज करने के बाद यदि हम देखेंगे, या और कोई टुकड़ा ले लो, चलो ये मान लो कोई हमें और टुकड़ा ले लिया, पुस्तक ले ली एक, अभी हम पुस्तक यूज कर रहे हैं, या कोई और टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज हमने यूज की। अब हमने देखा कि हमने उसे 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक यूज किया। क्या यदि हमने उस टेबल को यूज किया 10 दिन तक, क्या वो टेबल 10 दिन में छोटी हो जाएगी हमारे यूज करने से, या बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। उसी प्रकार अगर मान लीजिए उस टेबल का वेट 10 किलो है, तो क्या हम उसे 10 दिन यूज कर लेंगे तो उस टेबल का वजन क्या 10 किलो से घटकर 8 किलो हो जाएगा, या 10 किलो से बढ़कर 15 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना। ठीक, तो यदि हम ठोस की परिभाषा वर्गीकरण के आधार पर देंगे, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, क्या हम बोलते हैं कि वे सभी वस्तुएं या वे सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। चाहे वो कोई लोहे का टुकड़ा हो, चाहे वो हमारा लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे घर में और यूज करने वाली कोई चीज हो, ऐसी चीज जिसका आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसे हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन भी यूज करें, उसमें कभी भी कोई उसके आकार और आयतन परिवर्तन, वो कहते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब ठोस पदार्थ देंगे तो ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। अब ठोस पदार्थ 2 प्रकार के कौन से होते हैं? अगर हम ठोस को देखें तो ठोस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे दृढ़ ठोस, और एक होते हैं हमारे प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ कौन से होते हैं? आपने देखा है कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितना भी दबाएं परंतु उन पर कोई भी असर नहीं आता। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कितना भी दबाएं, ठोस पदार्थ, परंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो बिल्कुल दबते ही नहीं है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम दबाते हैं तो वो दब तो जाते हैं, परंतु दबने के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रबड़ ले ली हमने, अभी हमने कोई रबड़ की चीज ली और हमने उसे दबाया, तो वो दब तो गई, परंतु दबने के बाद जैसे हमने उस पर से अपना बल हटाया, हाथ हटाया, वो पुनः अपनी स्थिति में आ गई। और यदि हमने कोई ठोस इस तरह का ले लिया कि हमने उसे दबाया परंतु उसमें जो है कोई परिवर्तन उसकी अवस्था में हुआ ही नहीं, अर्थात वो बिल्कुल दबा ही नहीं, जब बिल्कुल नहीं दबा, तो भाई कि ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जो बिल्कुल, जिन्हें दबाया है तो जो बिल्कुल नहीं दबते हैं, जिनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे दृढ़ ठोस कहलाते हैं। और प्रत्यास्थ ठोस वो होते हैं जिन्हें हम दबाते हैं तो वो दब तो जाते हैं, पिचक तो जाते हैं, परंतु अपना उस पर से प्रेशर, बल हटाने के बाद अपना हाथ हटाएंगे, उन्हें दबाने जैसे हम उस पर से हाथ हटाएं वो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं, तो ऐसे कहलाते हैं हमारे प्रत्यास्थ ठोस। अब दूसरा आता है हमारा द्रव। द्रव क्या है? देखिए, अब मेन चीज आती है द्रव। द्रव मान लीजिए हमने 2 पात्र ले लिए, ठीक, हमने जो है 2 पात्र ले लिए भैया। सपोज करिए ये पात्र तो है हमारा 10 लीटर का और ये पात्र है हमारा 20 लीटर का। अभी हमने क्या किया, इस 10 लीटर वाले पात्र में हमने इसे आधा भर दिया, अर्थात 5 लीटर इसमें दूध कर दिया। हमने इसमें क्या कर दिया, 10 लीटर वाले पात्र में हमने 5 लीटर दूध कर दिया, ठीक। अब हमने जब देखा कि 10 लीटर वाला जो पात्र है उसमें जब हमने 5 लीटर दूध किया, वो 10 लीटर वाला जो पात्र था वो कितना, आधा भर गया। वो 10 लीटर वाला जो पात्र था, जब हमने 5 लीटर दूध किया तो वो आधा भर गया। कितना दूध था, 5 लीटर। अब हमने यही 5 लीटर वाला दूध हमने कर दिया 20 लीटर वाले में। हमने देखा कि 20 लीटर वाले जब हमने पात्र में करा तो वह मुश्किल से 1/4 ही भरा, अर्थात दूध तो हमारे पास कितना है, दूध हमारे पास कितना है, 5 ही लीटर है ना। अब जब हमने 10 लीटर वाले पात्र में किया तो ये भर गया आधा,
और जब हमने इसी 5 लीटर दूध को कर दिया 20 लीटर वाले पात्र में, तो हमने देखा 20 लीटर वाले केवल 1/4 हिस्सा भरा। इसका मतलब दूध तो हमारे पास 5 ही लीटर है। तो यदि इन दोनों चित्रों से हमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दूध तो हमारे पास 5 लीटर है, परंतु परिवर्तित क्या हुआ, परिवर्तित हुआ आकार। परिवर्तित क्या हुआ, आकार। 10 लीटर वाले हम करा तो आधा भर गया, 20 लीटर वाले हम करा तो 1/4 हो गया। इसी को 50 लीटर वाले हम कर देंगे तो कितना तली तली में आ जाएगा। अर्थात द्रव जो है, द्रव वे होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार जो है वो अनिश्चित निश्चित नहीं होता है। अर्थात आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वो द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे द्रव कहलाते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद आता है हमारा गैस। आखिरकार गैस क्या है, ये जो गैस अवस्था, गैस अवस्था क्या है। देखिए गैस अवस्था जो है हमारी, गैस अवस्था क्या है। अगर हम गैस अवस्था को देखें तो गैस, इसमें क्या होता है, यदि ये जैसे पात्र में, गैस का मतलब है आपने देखा है जब भी हम कोई धूप बत्ती जलाते हैं या घर में अदरवाइज और कोई चीज़ जलती है तो उसमें धुआं निकलता है। धुआं निकलने में यदि हम उसमें से जो काला पदार्थ हो वो कार्बन होता है, अगर उस कार्बन को अलग करते हैं तो बकाया जो रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं, वो हमारी गैसें रह जाती हैं। अर्थात हम देखते हैं कि यदि कहीं भी कोई भी आग जलती है, धुआं होता है, तो धुआं एक साथ यदि वो कमरे में जलाया जाए तो हम देखते हैं जलाते हैं हम एक कोने में, अगर कोई चीज़ हम एक कोने में जला दें तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद जो हम एक कोने में जलाएंगे उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो उससे धुआं निकलता है वो धुआं उस सारे कमरे में भर जाता है। क्यों भर जाता है भाई, और वहां देखेंगे तो आयतन कुछ होता है और कमरे में फैलने के बाद उसका आयतन कुछ हो जाता है। कारण अर्थात जो गैस में अणु है, वो आगे रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाऊंगा आपको तो ही बताऊंगा। तो गैस का जो है वो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अर्थात वो जैसे पात्र में भरी जाती है वो उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। तो यदि हम बोलेंगे वे पदार्थ जो या जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो हमारे गैस पदार्थ या गैसीय अवस्था वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपको हमने क्या पढ़ाया, भौतिक वर्गीकरण। अब आगे चलते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण में हम तीनों को पढ़ेंगे। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। यदि हम इन तीनों को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे तो देखिए, जैसा कि यदि मान लीजिए अभी आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए तो हम देखते हैं कि जब किसी लकड़ी के टुकड़े को काटा जाता है तो उसमें से बुरादे के रूप में, जिसे हम बुरादा बोलते हैं, उस बुरादे के रूप में छोटे छोटे कण नीचे गिरते रहते हैं। जब भी लकड़ी कटती है तो हम देखते हैं छोटे छोटे जो बुरादा के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो नीचे गिरते रहते हैं। या जैसे मान लीजिए हम चौक से लिखते हैं, अभी हम क्लास में देखा है कि जब भी चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है तो चौक, जैसे चौक घिसता जाता है उस चौक के छोटे छोटे कण नीचे गिरते रहते हैं। अर्थात हमने देखा कि जो पदार्थ जो हम यूज कर रहे हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और यदि हम अणु को भी और छोटा करें, यदि हम अणु को भी और छोटा करें तो अणु जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। अर्थात मैं बताया कि पदार्थ जो काय से मिलकर बना होता है, अणु से, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उन्हें क्या कहते हैं, अणु। और अणु को अगर और छोटा किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे परमाणु। अर्थात अणु और परमाणु ऐसी चीज है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हम बुरादा जो लकड़ी का काटते हैं, गिरता बुरादा, हम उसे क्या सोचते हैं, भाई ये तो चूरा गिर रहा है, लकड़ी का बुरादा गिर रहा है। परंतु यदि हम उसी को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो हमें वो छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो उसी के आधार पर हम क्या है, ठोस। ठोस जो है, मान लीजिए यदि हमने कोई पात्र लिया, ठीक, ये टुकड़ा लीजिए, इसमें जो कण हैं
जो कण जो होते हैं हमारे अणु, इसमें जो अणु है अर्थात इसमें जो अणु हैं वो आपस में एक दूसरे से इतने घनिष्ठता, इतने पास पास होते हैं, वो एक दूसरे से इतने आकर्षित प्रबल आकर्षण बल से बने होते हैं। जिन प्रबल आकर्षित बलों से ये बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम अंतरा आणविक आकर्षण बल। वो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है जिनसे ये अणु आपस में बंधे होते हैं। और ये अणु इतने होते हैं कि इनके बीच बिल्कुल भी इधर उधर होने का स्थान नहीं होता, ये केवल अपने स्थान पर ही खड़े होके और जो कंपन कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि हम लोहे की कोई एक छड़ ले लें और उस छड़ लेने के बाद एक और हम पकड़ लें और एक और पकड़ने के बाद उसे हम जब दूसरी ओर उस छड़ पर चोट मारते हैं तो हम देखते हैं हमारे दूसरी तरफ जिधर हम छड़ पकड़े हुए होते हैं उधर हमें चोट लगती है। क्यों लगती है? उसका कारण यही है, ये जो अणु होते हैं जब वो अणु आपस में पूरी रॉड में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जब ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो जब इसकी एक किनारे पर जब चोट मारी जाती है, किसी चीज से ठोका जाता है, तो जब इसमें जब कंपन होता है वो कंपन इसे टकराता है, इससे अपना बल इसे ट्रांसफर करता है, इसे ट्रांसफर करता है, इधर से ट्रांसफर होते होते और वो यहां तक आ जाता है। यही कारण है कि इनके बीच कोई भी स्थान नहीं होता जिससे कि ये अलग अलग हो सकें। ये इतने प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं जिन्हें अंतरा आणविक बल कहते हैं कि ये इधर उधर बिल्कुल भी गति नहीं करते। अर्थात कह सकते हैं हम कि अगर हम आणविक संरचना के आधार पर देंगे तो वे पदार्थ जो या जिनके अणु या जिनके अवयवी कण आपस में इस तरह प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अंतरा आणविक बल से बंधे होते हैं कि उनके बीच कंपन करने के लिए या कोई भी स्थान रिक्त स्थान नहीं होता, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे बंधे होते हैं कि उनके बीच कोई भी स्थान नहीं होता, बिल्कुल नजदीक इतने प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो वे पदार्थ जो इतने जिनके अणु आपस में इतने प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं जिनके बीच गति करने के लिए कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, अर्थात वो अपने एक जगह स्थित रहकर ही कंपन कर सकते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, ये क्या, ये हमारे ठोस पदार्थ हैं। ठीक, इसी के बाद हम देखते हैं द्रव। द्रव क्या है? अभी मान लीजिए आपने ये देखा कोई द्रव होता है, अगर हमने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास, अभी हमने ठोस में देखा कि बिल्कुल नहीं होता, ठोस के टुकड़े को हम यहाँ डाल दें, डालने के बाद देखेंगे वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अणुओं के बीच कोई भी रिक्त स्थान होता ही नहीं है जिससे वो गति कर सके। और यदि हम उसी की जगह अगर ले लें, हम अभी मैंने आपको द्रव बताया था आकार पे, अभी जब भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था कि द्रव क्या होता है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, तो यदि हम मान लीजिए एक गिलास पानी ले लिया और हमने देखा कि हमने उस एक गिलास पानी को अभी हमने एक गिलास भर के और जमीन पर लौट दिया, क्या वो एक जगह स्थिर रह जाएगा? नहीं, वो जल जो है थोड़ी दूर तक फैल जाएगा। अर्थात जो हमारा द्रव होता है उसमें ठोस की अपेक्षा जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अर्थात उनके बीच रिक्त स्थान, अर्थात उनके बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है। उनके बीच जो है वो थोड़ा रिक्त स्थान होता है, अर्थात जब उन्हें गति करने के लिए जगह होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम जल होता है, हमने क्या किया, जब जल को हमने इस तरह से फेंका तो जो अणु होते हैं वो एक अणु अपने दूसरे अणु को धक्का दे देता है। जैसे जल दे तो यहाँ पर अणु था वो चल के गया और आगे वाले को धक्का दे दिया, वो आगे बढ़ गया, उसने आगे वाले को धक्का दे दिया। इस तरह से जल जो है उनके बीच जब गति करने के लिए स्थान होता है तो जब जल को डाला था तो वो अणु जो हैं वो थोड़ी दूर तक गति करते हैं, ठीक है, और गति कर कर आगे जाकर रुक जाते हैं। और जब लगातार ज़्यादा पानी होता है तो वो थोड़ी दूर तक चले जाते हैं। तो ठोस की अपेक्षा द्रवों में जो अंतरा आणविक बल है वो कम होता है, अर्थात इनके बीच गति करने के लिए स्थान होता है। तो वे पदार्थ जो या जिनके अणुओं के बीच
अंतरा आणविक बल कम होता है, अर्थात जिनके बीच गति करने के लिए स्थान होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ हमारे द्रव कहलाते हैं। कौन सी अवस्था कहलाती है हमारी? वो द्रव अवस्था कहलाती है। उसके बाद आता है गैस अवस्था। अगर हम गैस अवस्था देखें तो हम देखते हैं कि ये जो गैस अवस्था होती है, इसमें जो अणु होते हैं, इसमें अणु बहुत दूर होते हैं। इसमें जो अणु होते हैं वो अणु बहुत बहुत दूर होते हैं। इसी कारण जब अणु दूर होते हैं तो अगर यदि हम 1 किलो गैस को भी कितने बड़े रूम में छोड़ दें, अगर बड़ा रूम है 1 किलो गैस को भी छोड़ दें तो वो सारे रूम में फैल जाती है। क्यों? अर्थात इसके जो अणु हैं वो इतनी दूर दूर होते हैं कि जैसे छोड़ा था वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वो जिस स्थान में जाते हैं, जो जितना उन्हें स्थान मिलता है उस सारे स्थान में वो फैल जाते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? हमारी द्रव अवस्था। अर्थात जिनके बीच आकर्षण बल जो होता है वो बिल्कुल क्षीण अर्थात नगण्य होता है, एक तरह से बिल्कुल होता ही नहीं है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? हमारी गैस अवस्था कहलाती है। अब आता है जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। हम घर में पानी तो डेली यूज़ करते ही हैं, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। क्या हम देखें क्या प्रत्येक चीज़ पानी में घुल जाती है? नहीं। यदि मान लीजिए एक जगह तो हमने पानी प्लस चीनी कर दिया और एक जगह हमने पानी प्लस रेत कर दिया, क्या यदि हम इसका जो हमारा रिजल्ट मिलेगा और इसका जो रिजल्ट मिलेगा, क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा? नहीं। इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हैं घर पे। अगर हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से घुल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? और हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा शरबत। क्या हम पानी और रेत को मिलाएंगे तब भी हमें क्या शरबत प्राप्त हो जाएगा? नहीं। तब हमें केवल एक चीज क्या प्राप्त हो जाएगी? तब हमें केवल प्राप्त हो जाएगा हमारा मिश्रण। अर्थात इसे क्या बोलेंगे? इसे हम विलयन भी कह सकते हैं। जो शरबत हमें प्राप्त हुआ इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम विलयन भी कह सकते हैं। परंतु पानी और रेत का जो, उसे हम केवल मिश्रण बोलेंगे, विलयन नहीं बोल सकते, क्योंकि चीनी जो है वो पूर्ण रूप से जल में घुल गई। अब हम चीनी को जल से अलग नहीं कर सकते। और यदि रेत है, यदि हम पानी में रेत को मिला दिया जाए तो हम देखेंगे, यदि हम किसी ऐसा चीज ले लें, ऐसी पात्र ले लें छानने वाली, जिससे हम रेत को अलग कर सकते हैं और हम पानी को अलग कर सकते हैं। तो यदि हम इसके पदार्थ पर देखें तो इसके आधार पर पदार्थ जो हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विलेय पदार्थ और दूसरा होता है अविलेय पदार्थ। अगर यहां पे हम देखें विलेय पदार्थ कौन से? विलेय पदार्थ वो होते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, अर्थात अपना अस्तित्व बिल्कुल खो देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे विलेय पदार्थ कहलाते हैं। और अविलेय पदार्थ कौन है? अविलेय पदार्थ वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, अर्थात जो अपना पानी में मिलने के बाद भी अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे वो कहलाते हैं हमारे अविलेय पदार्थ। ठीक। तो जल में घुलनशील पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ। चलिए अब आगे हम देखते हैं पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण।
पारदर्शिता के आधार पर, यदि हम पारदर्शिता के आधार पर देखें तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ जो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पारदर्शी पदार्थ, दूसरे होते हैं अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरे होते हैं हमारे अल्प पारदर्शी। तीसरे कौन से होते हैं हमारे? अल्प पारदर्शी, या हम पारभाषी भी कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पारभाषी। इसे हम क्या कहते हैं? पारभाषी पदार्थ। देखिए अब पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा है, पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, अर्थात जिनके आर पार प्रकाश बहुत आसानी से जा सकता है, वो हमारे कैसे पदार्थ कहलाते हैं? वो हमारे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिनके हम आर पार बहुत आसानी से देख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कांच ले लीजिए, अभी लेंस होता है। अभी सपोज करिए मैंने ये चश्मा लगा रखा है, ठीक, ये चश्मा अभी मैं देख रहा हूँ, हमने आग पे लगा है, इस चश्मे के आर पार प्रकाश बहुत आसानी चला, अर्थात मैं इस चश्मे को बहुत आसानी से इसके आर पार देख सकता हूँ कि इसके उस तरफ क्या है, इसलिए चश्मा यूज किया था। तो क्या है? कांच कैसा है? कांच एक पारदर्शी पदार्थ है। तो वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश बहुत आसानी से जा सकता है और जिनके आर पार बिल्कुल साफ देखा जा सकता है वो कहलाते हैं, वो हमारे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे मान लीजिए लोहे की चादर ले ली, क्या हम लोहे की चादर को बीच में खड़ा कर दें तो हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। या हम और भी कोई इस तरह की धातु की चादर रख दे बीच में, क्या हम उसे देख सकते हैं उसके आर पार? नहीं देख सकते। अर्थात वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, अर्थात जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, वो कहलाते हैं हमारे अपारदर्शी पदार्थ। अब एक शब्द आता है अल्प पारदर्शी। आप लोग कहेंगे कि अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी को हम पारभाषी भी कहते हैं। अल्प पारदर्शी या पारभाषी पदार्थ ऐसे भी होते हैं। अब अल्प पारदर्शी और पारभाषी पदार्थ कौन से होते हैं हमारे? ऐसा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश बहुत तेजी से तो नहीं जाता परंतु हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। अभी मान लीजिए हम कोई कागज ले लें और उस कागज को तेल में भिगो लें और तेल में भिगोने के बाद और फिर हम उसे देखें तो हमें बहुत धुंधला दिखाई पड़ेगा। पेपर ले लीजिए तो कैसे दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा, अर्थात प्रकाश जाएगा तो परंतु बहुत कम जाएगा, अर्थात धुंधला दिखाई पड़ेगा, साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमारे वो कैसे पदार्थ हैं जिनके आर पार प्रकाश बहुत अल्प मात्रा में जाता है, अर्थात बहुत हमें धुंधला दिखाई पड़ता है, वो कहते हैं वो अल्प पारदर्शी या हमारे पारभाषी पदार्थ कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अल्प पारदर्शी या पारभाषी पदार्थ कहलाते हैं। तो तीनों पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और अल्प पारदर्शी वो होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत धुंधला। कैसा दिखाई पड़ता है? बहुत धुंधला, जैसे तेल का भिगा हुआ कागज है और ऐसे पदार्थ हैं वो कहलाते, वो हमारे कहलाते हैं अल्प पारदर्शी या पारभाषी पदार्थ। चलिए अब आगे देखते हैं हम चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। हमारा क्या है? चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अब चुंबकत्व के आधार पर अब मेन चीज आती है कि चुंबक क्या है। देखिए चुंबक जो है एक हमारे ऐसे धातु का बना होता है, कुछ हमारे प्राकृतिक चुंबक होते हैं और कुछ होते हैं कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का जो होते हैं कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जो घिस कर जिनकी चुंबक बनाई जाती है, जिनकी चुंबक बनाई जाती है। और जो प्राकृतिक में प्रकृति बड़े बड़े जब पत्थर निकलते हैं
खानों में तो चुम्बक निकलते हैं, और कुछ ऐसे चुम्बक होते हैं जो कृत्रिम रूप से पदार्थ जो हम तैयार करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी जो प्राकृतिक होती हैं, जो हमें प्रकृति से स्वयं प्राप्त होती हैं, ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त है, प्रकृति ने हमें दी हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम क्या होती हैं? प्राकृतिक वो होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और कृत्रिम वो होती हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। तो वो कहलाती है हमारी प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तु। तो चुम्बक जो है, चुम्बक एक टुकड़ा होता है जिसके दो सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। आप देखेंगे चुम्बक से, चुम्बकीय सुई जिसे हम कंपास सुई भी बोलते हैं, कंपास सुई एक होती है जो चुम्बकीय जो सुई होती है वो हमारी दिशा का ज्ञान भी कराती है। अब आप बोलेंगे दिशा का ज्ञान कैसे कराएंगे? ये चुम्बक का एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम चुम्बक को, आप किसी चुम्बक को लीजिए और चुम्बक को लेने के बाद उस चुम्बक को आप एक धागे में बांध लीजिए, और आप जब उस चुम्बक को धागे में बांध लेंगे और उस चुम्बक को धागे में बांधने के बाद आप लटका लीजिए, ठीक, उसे हिलाकर छोड़ दीजिए। जब वो चुम्बक रुकेगी तो वो चुम्बक उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही रुकेगी, अदरवाइज पूरब या पश्चिम में रुकेगी ही नहीं। जब भी वो ठहरेगी, जो चुम्बक ठहरेगी, वो कैसी दिशा में ठहरेगी? उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही ठहरेगी। ये चुम्बक का एक गुण है। और चुम्बक के गुण का जो चुम्बक के गुण है वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोने की चीज़ों को आकर्षित नहीं करती, चांदी की चीज़ों को आकर्षित नहीं करती, परंतु लोहे की चीज़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक। और चुम्बक का जो ऐसा गुण है वो उसका कहलाता है चुम्बकीय गुण या चुम्बकत्व। चुम्बक के इस गुण को हम चुम्बकीय गुण या चुम्बकत्व भी कहते हैं। कौन सा? ये जो पदार्थ को आकर्षित करने का गुण है। यदि हम कोई टुकड़ा लेके आए इसके बाद तो ये तुरंत यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, लोहे का टुकड़ा लेंगे तुरंत यहाँ पर चिपक जाएगा, परंतु इसका एक एरिया होता है। जैसे आपने देखा है, हम लोग कहते हैं कि भाई लाइट के तार आ रहे हैं, कि साहब ये लाइट की लाइन जा रही है, इससे दूर रहो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका एक एरिया होता है कि उस एरिया से वो ऑटोमेटिक हमें जो है अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार इस चुम्बक का भी एक एरिया होता है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है। अर्थात वह एरिया, इसके चारों का सपोज करो इतना एरिया है, इस एरिया में यदि चुम्बक का टुकड़ा जाएगा, यहां से स्टार्ट हो गया और इतने, अगर इससे यहां पर जाएगा, जैसे ही इसे छुएगा तुरंत ये चुम्बक इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अर्थात ये जो एरिया इसका, ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है चुम्बकीय क्षेत्र। अर्थात चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुम्बकीय गुण का अनुभव होता है, अर्थात उसके आकर्षित जो गुण है वो जो अनुभव होता है वो हमारा कहलाता है चुम्बकीय गुण या चुम्बक। और जो एरिया है वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा हमारा चुम्बकीय क्षेत्र। तो चुम्बक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरी लोहे की धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो कहलाती है उसका चुम्बकीय क्षेत्र। अब इसके आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे, प्रतिचुम्बकीय, लौह चुम्बकीय, ठीक, और अनुचुम्बकीय। तीन प्रकार पदार्थ होते हैं। तो प्रतिचुम्बकीय कौन से पदार्थ होते हैं? प्रतिचुम्बकीय वो पदार्थ होते हैं जो यहाँ पर आते तो हैं परंतु इससे चिपकते नहीं, बल्कि इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं और दूर हट जाते हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ होंगे? यदि मान लीजिए आप कहेंगे कि साहब जब चुम्बक का गुण है तो यदि हम दो चुम्बक को आपस में पास पास लाएंगे तो वो चुम्बक भी आपस में एक दूसरे चिपका लेंगे। हाँ, चिपका लेंगे, परंतु कुछ शर्तों के अनुसार। यदि हम दो चुम्बक ले लें और दो चुम्बक को लेने के बाद यदि हम दूसरी चुम्बक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अब आप कहेंगे साहब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अब मान लो ये इसमें हमने दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव मालूम है कि भाई इस चुम्बक में ये दक्षिण और उत्तरी ध्रुव हो गया हमारा, ठीक। अब दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हमने देख लिया, तो यदि हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो वो उसे आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और यदि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो वो तुरंत आकर्षित कर लेगा। अर्थात यदि हम विपरीत को ले जाएंगे, विपरीत सिरे अगर एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो आकर्षित कर लेंगे, और यदि हम अदरवाइज समान इक्वल सिरों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात आकर्षित नहीं करेंगे, ठीक। तो वे पदार्थ जो कि इसके आसपास जो चुम्बक उन्हें आकर्षित नहीं करती वो कहलाते हैं हमारे प्रतिचुम्बकीय पदार्थ। अनुचुम्बकीय पदार्थ कौन से? अनुचुम्बकीय पदार्थ बोलते हैं जो इसके पास आते हैं परंतु बहुत कम मात्रा में ये अपने आकर्षित करती है, बहुत अल्प मात्रा में इसके अंदर चुम्बक का गुण इसका काम करता है, बहुत हल्के में, जैसे प्लेटिनम वगैरह है हमारा, ये चीज़ें जो हैं इससे बहुत चिपकती हैं परंतु बहुत ना के बराबर।
और एक होते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रबल चुंबकीय गुण होता है, अर्थात जिन पदार्थों को ये बहुत तेजी से आकर्षित कर ली प्रबल से, अर्थात हम उसे छुटाएंगे तो कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, वो हमारे कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो 3 प्रकार के पदार्थ हो गए चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक, यहाँ पर ये हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज हमने पदार्थ की संरचना और प्रकृति पढ़ी। क्या क्या पढ़ा पदार्थ के बारे में? हमने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण का, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, घुलनशीलता के आधार पर उसका वर्गीकरण, उसका हमने पारदर्शिता के आधार पर उसका वर्गीकरण और चुंबकत्व के आधार पर उसका वर्गीकरण। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी है तो ग्रुप पर मेरा नंबर है, उसे आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर संबंधित हैं वो आपको PDF के जरिए आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।